वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 212 है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ये टेस्ट सीरीज़ आर ओ के लिए चल रही है और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 212 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें नदी तंत्र के होंगे, इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। व्यास नदी जो है वो सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इनमें से कौन सा कथन करेक्ट है? पहला कथन करेक्ट है। व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती क्योंकि ये भारत में ही सतलज में मिल जाती है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और सतलज आगे चलकर किस में मिलती है? सिंधु में। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट पंजाब में निकलकर कपूरथला के निकट हरी के नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो व्यास नदी जो है पंजाब हिमालय में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी की लंबाई कितनी? 460 किलोमीटर। और यह पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक है जो पाकिस्तान तक नहीं जाती, भारत में ही सतलज नदी में विलीन हो जाती है। सतलज आगे जाती है, सिंधु नदी में मिलती है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक ही बार हुआ है। व्यास नदी जो है वो सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है और सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। व्यास नदी पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी छोर पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और भारतीय क्षेत्र में ही बहती है, पाकिस्तान तक नहीं जाती क्योंकि सतलज में मिल जाती है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की। इस टेस्ट में जितने भी प्रश्न होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते हुए क्रम में सजा दीजिए, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे लंबी है वो सबसे पहले आएगी। अब यहाँ ऑप्शन में सिंधु भी है, तो वैसे तो गंगा बहुत लंबी है 2525 किलोमीटर, लेकिन 2800 लगभग है सिंधु, तो सिंधु वाला ऑप्शन सबसे पहला आ जाना चाहिए। जहाँ जहाँ है सिंधु वही आंसर होगा। तो सिंधु, सिंधु के बाद है गंगा, सिंधु के बाद है गंगा, गंगा के बाद है सतलज, सतलज के बाद है यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर ब्रह्मपुत्र होती तो ब्रह्मपुत्र सबसे पहले आ जाता। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। उसके बाद 2525 है गंगा और इन दोनों से बड़ी है 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र। सतलज नदी कितनी है? 1500 किलोमीटर। गोदावरी कितनी है? 1465 किलोमीटर। और दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। और यमुना की लंबाई कितनी? 1385 किलोमीटर। तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेह बसा हुआ है कहाँ पर? लेह बसा हुआ है सिंधु नदी के तट पर, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, लेह जो है वो सिंधु नदी के तट पर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। सिंधु नदी जो है वो गिलगित के समीप गहरे गार्ज का निर्माण करती है जिसे सिंधु गार्ज कहते हैं। गिलगित के समीप ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और झेलम वुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। झेलम नदी कश्मीर वैली से होकर प्रवाहित होती है। कौन सा इसमें करेक्ट है? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है, करेक्ट है। और झेलम बुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है, करेक्ट है। कश्मीर वैली से भी प्रवाहित होती है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। देखिए, झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। झेलम नदी बुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। इसके पश्चात झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है।
कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है। इस समतल मैदान में ढाल कम होने के कारण झेलम नदी विसर्पों का निर्माण करती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? व्यास नदी और रावी नदियां हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। यहीं बारालाचा होता तो गलत हो जाता, स्टेटमेंट सही हो जाता, गलत हो जाता। अभी सही है। व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नदी नहीं होती, ऊपर देखा हमने स्टेटमेंट में। और जो चेनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। बिल्कुल, ये सारे के सारे करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर। तो व्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरीके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। पाकिस्तान नहीं पहुंच पाती, सतलज मिलती है सिंधु में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित नदियों पर विचार करेंगे। कौन कौन सी नदियां हैं? गोमद नदी, कुर्रम नदी, काबुल नदी, श्योक नदी। प्रश्न क्या है? उपरोक्त में से कौन सी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदी है श्योक, काबुल है, कुर्रम है, गोमद है। तो सारी की सारी ये सिंधु नदी की ही ट्रिब्यूटरी हैं, तो डी है इसका आंसर। देखिए, सिंधु नदी से दाहिने तट पर मिलने वाली कुछ सहायक नदियां श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमद नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है। सिंधु नदी जल समझौते से रिलेटेड दो स्टेटमेंट। सिंधु नदी जल समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, यहीं भारत और बांग्लादेश होता तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट। अब इसकी वजह से गलत है, 1960 में हुआ था ये। और इसके तहत सिंधु नदी तंत्र के पश्चिम के 3 नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम के जल का 80% प्रयोग भारत करेगा और 20% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। देखिए, यहाँ है पाकिस्तान और पश्चिम में जो नदियां हैं वो हैं सिंधु, चेनाब और झेलम। तो इस तरफ पश्चिम में 80% प्रयोग पाकिस्तान करेगा और केवल 20% प्रयोग ही भारत करेगा। तो गलत लिखा हुआ दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट कोई भी इसमें सही नहीं है। डी है इसका आंसर। ये 1960 की वजह से गलत है पहला, यहाँ 1960 होना चाहिए। और ये 80% पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, 20% भारत के लिए होना चाहिए, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके तहत सिंधु नदी तंत्र के पश्चिम के 3 नदियों, याद रखिएगा कौन कौन सी हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम के जल का 80% प्रयोग भारत करेगा, सॉरी पाकिस्तान करेगा ना कि भारत, और 20% जल का प्रयोग करेगा भारत। अब जो पूर्व वाली जो 3 नदियां होंगी उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें 80% भारत करेगा, 20% पाकिस्तान। साथ ही सिंधु नदी तंत्र के पूर्वी तट की 3 नदियां कौन कौन सी, रावी, व्यास और सतलज के जल का 80% प्रयोग भारत करेगा और 20% प्रयोग करेगा पाकिस्तान। ठीक है, आसान है याद रखना। पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलज, पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब, झेलम। पश्चिमी का 80% प्रयोग पाकिस्तान करेगा, 20% भारत करेगा, और पूर्वी का 80% भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 3 स्टेटमेंट हैं और स्टेटमेंट क्या है? जो हिमालय है ना, हिमालय वो नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत को अंग्रेजी में बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। हिमालय म्यांमार में अराकन योमा के नाम से जाना जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकन योमा पर्वत का ही दक्षिणी भाग है। ठीक है, करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, जो हिमालय है ना वो यहाँ से यहाँ तक म्यांमार तक जा रहा है और यहाँ इसको अराकन योमा यहाँ तक भी आ रहा, नीचे अंडमान निकोबार यहीं है नीचे की तरफ। तो करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। देखिए, हिमालय जो है वह नवीन वलित पर्वत है और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और हिमालय म्यांमार में अराकन योमा के नाम से जाना जाता है। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप कई द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकन योमा पर्वत का ही दक्षिणी भाग है। ये द्वीप समूह एक संकरी श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हैं। 10वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए, यह है ऊपर का अंडमान द्वीप। अंडमान के भी 4 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन से?
नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान। हिंदी में देखें इनको, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, सॉरी दक्षिणी अंडमान, ठीक है, लोअर अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे एक टुकड़ा और अलग टूट गया, देखिए ये हो गया छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें भी कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इसमें पूछा गया प्रश्न जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वो कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में, मिडिल अंडमान में, लोअर अंडमान में या लिटिल अंडमान में, तो देखो कहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर, ये है लोअर अंडमान में यानी दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। लोअर अंडमान ही दक्षिणी अंडमान है क्योंकि ये उत्तरी पॉइंट हो गया, ये इसका दक्षिणी पॉइंट हो गया, इससे भी एक नीचे हिस्सा टूटा, वो क्या हो गया, लिटिल अंडमान। अब एक प्रश्न तो ये हो गया, एक प्रश्न ये हो गया ये वाला, अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये मिडिल वाला जो है ना, मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान, ये सबसे बड़ा है। अच्छा, सबसे दक्षिणी पूछ लेगा तो क्या लगाओगे आप, सबसे दक्षिणी पूछ ले तो आप दक्षिणी अंडमान मत लगाइएगा या लोअर अंडमान मत लगाइएगा, क्योंकि सबसे दक्षिणी तो ये है ना लिटिल अंडमान। सब दक्षिणी अंडमान को सबसे दक्षिण में लगा देते हैं, जबकि सबसे दक्षिण में क्या है, सबसे दक्षिण में है लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान, तो यहाँ आंसर क्या है, मध्य अंडमान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तरी अंडमान की। उत्तरी अंडमान सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान द्वीप है अंडमान के, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सेंट्रल पीक, उसकी ऊंचाई कितनी है 738 मीटर। उसके नीचे आ जाओ तो आ जाएगा मध्य अंडमान, मध्य अंडमान अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके नीचे आ जाओ, आ जाएगा दक्षिणी अंडमान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। सबसे नीचे आ जाओ, एक छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ, उसको बोलते हैं लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। अंडमान द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान है तथा सबसे दक्षिणी द्वीप यही लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। लिटिल अंडमान के दक्षिण में ही 10 डिग्री चैनल का विस्तार किया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। इसी लिटिल अंडमान के नीचे क्या है, यह है 10 डिग्री चैनल जो अलग करता है अंडमान को निकोबार से। निकोबार भी दो, कौन कौन से, नॉर्थ वाला कार निकोबार और नीचे वाला है ग्रेट निकोबार। और जो इंदिरा पॉइंट है ना वो इसी में है, ग्रेट निकोबार में, याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन भी कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च जो शिखर है वो माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, 642 मीटर है माउंट थुलियर। ऊपर जो इमेज आपने देखी उससे पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन भी कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में कार निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, था ना ऊपर 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में कार निकोबार, ये यहाँ बीच में 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री के नीचे ही है कार निकोबार, सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। तो फिलहाल सारे के सारे करेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर डी है इसका आंसर, ठीक है। जो ऊपर तीनों स्टेटमेंट में है वही एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम यहाँ लिखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। 12वां प्रश्न है दो स्टेटमेंट वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सुसुप्त ज्वालामुखी से तात्पर्य है कि पहले कभी यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था किंतु अब लंबे समय से यहाँ ज्वालामुखी उद्गार की घटना नहीं हुई है। बैरन द्वीप भारत का एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। देखिए, सुसुप्त ज्वालामुखी से तात्पर्य है कि पहले कभी यहाँ उद्गार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था किंतु अब लंबे समय से यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार या घटना नहीं हुई है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। बैरन द्वीप तो एक एक्टिव वोल्केनो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, यूपीएससी ने 2 बार प्रश्न किया इस पे, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है और ए है इसका आंसर। तो सुसुप्त कौन सा है फिर, उसका एग्जाम्पल देना हो तो नारकोंडम। देखिए, सुसुप्त ज्वालामुखी से तात्पर्य है कि पहले कभी यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था किंतु अब लंबे समय से यहाँ ज्वालामुखी के उद्गार की घटना नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, नारकोंडम द्वीप एक भारत में सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। जो वैरन द्वीप है वो तो एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, अर्थात यहाँ समय समय पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किस नदी के तट पर गंगा सागर और न्यू मूर नामक दो द्वीप हैं? सही उत्तर है इसका हुगली नदी के तट पर। देखिए, हुगली नदी के तट पर गंगा सागर एवं न्यू मूर नामक दो द्वीप हैं, और कोलकाता एक नगरीय बंदरगाह है जो समुद्र तट पर स्थित ना होकर हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और ये अपने आप में ही एक प्रश्न है कि कोलकाता कैसा बंदरगाह है? नदीय बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है और यहीं पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की लॉन्चिंग पैड है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहते हैं। और भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश को पुलिकट झील से अलग करता है। कौन सा इसमें सही है? देखिए, बिल्कुल आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहीं पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का लॉन्चिंग पैड है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं। और हाल ही में 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी दोपहर में यहाँ। और भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश को पुलिकट झील से अलग करता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी है इसका आंसर। तो सही है, तो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है भाई? पंबन द्वीप, पंबन पंबन पंबन, ये यहाँ वाला हिस्सा है, तमिलनाडु श्रीलंका वाला। तो ये कच्छ की खाड़ी तो गुजरात में एलिमिनेट कर दो, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर एलिमिनेट कर दो, अरब सागर हटा दो, मन्नार की खाड़ी। सी है इसका आंसर। देखिए, तमिलनाडु राज्य के तट पर पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। और इस द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा जो है वो धनुषकोडी कहलाता है। राम सेतु यहीं से प्रारंभ होता है जो श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। इस प्रकार धनुषकोडी, पंबन, रामेश्वरम और राम सेतु ये सारे के सारे मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं। एलिफेंटा द्वीप स्थित है। एलिफेंटा सूरत के पास, मुंबई के पास, कोच्चि के पास, विशाखापत्तनम के पास। एलोरा, अजंता, एलिफेंटा मुंबई के पास। देखिए, मुंबई की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास एक द्वीप स्थित है। इसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोरल से रिलेटेड। हिंदी में बोलते हैं इनको प्रवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रवालों के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, प्रवाल यानी कोरल का विकास उथले सागरों तथा महाद्वीपीय सेल्फ में होता है, यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ। जो प्रवाल होते हैं, कोरल होते हैं, वो जीव ही है एक। ठीक है, गहरे जल में नहीं पाए जाते, वो छिचले या उथले में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ दूसरे स्टेटमेंट का। प्रवालों की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य होती है। बिल्कुल यहाँ करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो डी वाला स्टेटमेंट होना चाहिए इसका सही। उपरोक्त सभी सारे के सारे सही हैं। यह है कोरल। देखिए, कोरल उसी गहराई में पाए जाते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच सके, यानी ये बिल्कुल गहरे उसमें नहीं पाए जाते, समुद्र में या महासागर में। ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में रहती है उस स्थिति तक, और सूर्य का प्रकाश भी आता है। प्रवाल यानी कोरल जो है वो सीलेंट्रेट वर्ग का प्राणी है जो चूने पर निर्वाह करता है। इसकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर तक होती है। प्रवाल तट के समीप छिचले समुद्र में पाए जाते हैं। छिचले सागरों में जिनकी गहराई लगभग 50 से 60 मीटर होती है, यहाँ सूर्य का प्रकाश एवं ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है। अतः यह प्रवालों के लिए अनुकूल दशा होती है, इतनी गहराई। प्रवाल जो है एक साथ लाखों की संख्या में होते हैं। इनकी एक विशेषता होती है कि ये अपने शरीर से चूने का निष्कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ का निर्माण होता है। प्रवालों को पॉलिप कहते हैं। और प्रवाल के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाई जाती है और इसके खोल को सेप्टा कहते हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न अलग से पूछा जाएगा 4 स्टेटमेंट में। प्रवालों के शरीर पर किसकी परत या किसका खोल होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम बता दो। ग्रेट बैरियर। कहाँ पर, कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पर डीप जाएगा एग्जामिनर? तो उत्तर पूर्वी तट में। और ओशियन पूछ ले तो कौन सा? पैसिफिक। और एमपीपीसीएस में पूछा गया था 2015 में सवाल, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर, वो किस महासागर में है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या आर्कटिक? तो उसका उत्तर क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके कारण प्रवाल या कोरल रंग बिरंगे दिखाई देते हैं? जैसे आपने ऊपर इमेज में देखा, क्लेमाइडोमोनास के कारण, लेमिनेरिया के कारण, हेपेरिन या जुक्सेंथेली के कारण। जब जोक आपको काटती है तो हेपेरिन डाल देती है वो, जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और रक्त बहता रहता है, वो चूसती रहती है। जुक्सेंथेली के कारण जो है कोरल रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन को क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। प्रवालों के ऊपर एक प्रकार का शैवाल जुक्सेंथेली पाया जाता है, जिसके कारण प्रवाल रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। जुक्सेंथेली जब अपना रंग खो देते हैं तब सफ़ेद रंग के दिखाई देने लगते हैं, जिससे प्रवालों का रंग भी सफ़ेद प्रतीत होने लगता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विरंजन या फिर ब्लीचिंग। कैसे होगी ये? जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना समुद्र का, उससे होगी। समुद्र में लवणता बढ़ेगी, उससे होगी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पुराना नाम, परिवर्तित नाम। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का पुराना नाम स्वराज द्वीप, परिवर्तित नाम स्वराज द्वीप यानी नया नाम स्वराज द्वीप। नील द्वीप का शहीद द्वीप, रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा है सही सम्मिलित है? करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट डी है इसका आंसर। ये बदले हुए नाम है इनके। अंडमान निकोबार के द्वीप है ये। देखिए, हैवलॉक द्वीप का नाम ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के दौरान भारत में सेवाएं दी थी। अब आते हैं हम अंतिम प्रश्न पर, और ये 20वां प्रश्न है। तो 5-5 स्टेटमेंट के साथ है, कौन सा इसमें सही होगा? माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऊपर था अंडमान, बीच में आ गया 10 डिग्री चैनल, नीचे है निकोबार। निकोबार भी कितने? 2 निकोबार, ग्रेट निकोबार और कार निकोबार। तो यहाँ होगी माउंट थुलियर, सॉरी यहाँ होगी माउंट थुलियर, क्योंकि ये कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। ऊपर अंडमान, अंडमान भी कितने? 4, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, और नीचे एक छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ है, ये क्या है? लिटिल अंडमान। तो सबसे दक्षिण में क्या हो गया? लिटिल अंडमान। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, ऊपर किसी एक्सप्लेनेशन में था। तो राम सेतु को ही आदिम का पुल भी कहते हैं। अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप दक्षिणी अंडमान है। नहीं, सबसे दक्षिणी तो छोटा अंडमान है, लिटिल अंडमान, जो एक टुकड़ा नीचे टूटा हुआ है। तो ये तो गलत हो गया। बाकी पहला करेक्ट है, माउंट थुलियर, ऊंचाई 642 मीटर, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। यहीं कार निकोबार होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। तीसरा है, पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। राम सेतु को ही आदिम का पुल भी कहते हैं। चौथा वाला, पांचवा वाला गलत है। तो जहाँ जहाँ 5 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी हमें आंसर जो देखना है 5 को एलिमिनेट करना है। इसको क्यों कर दिया? ये तो करेक्ट होगा आंसर, 1 2 3 4 बी है इसका आंसर। देखिए, अंडमान द्वीप समूहों का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो है लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान, ना कि दक्षिणी अंडमान। तो पांचवा सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं। तो 20 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट थे ज्योग्राफी के। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर आरओ के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। फुल टेस्ट में 140 प्रश्न है। ठीक है, जो पेड है, पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, 1 टाइम पेमेंट 399 का। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।